इसके पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था उसमें क्या बताया था कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल को, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में हम लोग चेंज करते हैं। जब चेंज करने की कंडीशन आती है तो हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब कर्ल थ्योरम का यूज़ हम किस लिए करते हैं, ये क्यों प्रूव हुई, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। कर्ल थ्योरम में हम लोग लीनियर जो हमारा लाइन इंटीग्रल होता है इसको हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करते हैं। या फिर इसका वाइस वर्सा भी होता है, सरफेस इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में भी चेंज करते हैं। दोनों में से कोई कंडीशन दी हुई होती है, या फिर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना है या फिर सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करता है। तो उस कंडीशन में हम कौन सी थ्योरम का यूज़ करते हैं, कर्ल थ्योरम या फिर स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। दोनों सेम है। कर्ल थ्योरम को स्टोक्स ने दिया था, इसी वजह से हम इसको स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। इसमें भी मान लीजिए कोई हमारा वेक्टर फंक्शन ए दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम लाइन इंटीग्रल जब लेते हैं तो लाइन इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एस सरफेस के नहीं, यहाँ पे मैंने क्या बताया, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने कोई वेक्टर फील्ड ए ले लिया है, तो इसको जब हम लाइन इंटीग्रल में करेंगे तो क्या होगा, ए। अब लाइन इंटीग्रल में हमारी सिर्फ एक डायमेंशन दी हुई होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, आर के रेफरेंस में करेंगे। ये क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ए डी एस, क्योंकि जब सरफेस इंटीग्रल करते हैं तो डबल इंटीग्रल का ये सिंबल लगता है। और यहाँ पे जब कोई हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो वो क्या होता है, कर्व का होता है। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल किसका होता है, एस का, सरफेस का होता है। तो यहाँ पे हम सी और यहाँ पे एस भी लिखते हैं, ठीक। ये चीज़ है। यहाँ पे कोई वेक्टर फंक्शन, उसके लाइन इंटीग्रल उसी वेक्टर फंक्शन के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट निकल के आता है। कोई वेक्टर फील्ड हमारा, जैसे ये हमने आपको बताया, कोई वेक्टर फील्ड है, कोई वेक्टर फील्ड, यहाँ पे वेक्टर फील्ड क्या है, ए का लाइन इंटीग्रल उसी वेक्टर फील्ड के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ये इसका स्टेटमेंट हुआ। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं। मान लिया कोई सरफेस हमारी क्या है, कोई सरफेस एस है, इसकी बाउंड्री सी है। इसी बाउंड्री के परितः सरफेस एक्ट वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्या होगा, ऑफ ए इज इक्वल टू
क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के लिए हम ये यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या होगा ADR। अब जैसे हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या करते थे कि हम एरिया को या फिर वॉल्यूम को चेंज करते थे, वॉल्यूम को डिवाइड करते थे, इसी तरह से इसमें क्या करना है, हमें एरिया डिवाइड करना है। ठीक, तो सरफेस को हम क्या करेंगे, सरफेस के दो पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, जब सरफेस डिवाइड करेंगे तो इसके बाउंड्रीज भी चेंज हो जाएंगे। तो बाउंड्री को डिवाइड करने पर C1 एंड C2 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे C है तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा C1 DR1 प्लस C2 ADR2। यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब जैसे हम वॉल्यूम को और पार्ट्स में डिवाइड करते थे, n पार्ट्स में डिवाइड करते थे, तो वॉल्यूम V1 V2 V3 डैश 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 Vn हो जाते थे। ऐसे ही हम सरफेस को जब डिवाइड करेंगे तो सरफेस हमारी किस में डिवाइड हो जाएगी, S1 S2 S3 डैश 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 Sn में डिवाइड हो जाएगी। और जब हम बाउंड्री, जब हमारी सरफेस कोई डिवाइड होगी तो उसके साथ साथ बाउंड्री भी डिवाइड होगी। तो बाउंड्री क्या हो जाएगी, C1 C2 C3 डैश 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 Cn। ठीक, अब जब हम इसको ऐड करेंगे टोटल, C इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 ADR1 प्लस C2 ADR2 प्लस C3 ADR3 प्लस डैश डैश डैश। यहाँ पे किस पार्ट में हमने n पार्ट में डिवाइड किया है तो ये क्या हो जाएगा Cn ADRn। और जब n पार्ट्स में हम लोग कुछ ऐड करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे सिग्मा यूज़ करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम सरफेस के रेफरेंस में लेते हैं तो क्या करेंगे, SI से, जैसे हमने डाइवर्जेंस थ्योरम में किया था, SI से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर। ठीक, ये राइट साइड पोर्शन ऐसे ही रहेगा, ADR इज इक्वल टू SI से क्या करना है, हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब हमने क्या बताया था कि जब हम सरफेस, जैसे वॉल्यूम को या फिर सरफेस को हम लोग डिवाइड करते थे तो वॉल्यूम उसका टेंस टू 0 हो जा रहा था, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब n पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, n टेंस टू इनफाइट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी सरफेस होगी वो क्या होगी, 0 के टेंस टू 0 होगी, मतलब 0 की ओर बढ़ती जाएगी। ठीक, तो अब नेक्स्ट टर्म इससे क्या निकलता है, लिमिट SI इज इक्वल टू 0 ADR इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A इंटू n कैप। n कैप हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करता है। यहाँ पे सरफेस के रेफरेंस में कर रहे हैं तो सरफेस का क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल में हम दो इंटीग्रल के साइन लेते हैं। यही इसका, ये जो कर्ल थ्योरम निकला है ये प्रूव होके यही आया है, ये इसका प्रूफ है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कोई वेक्टर फील्ड A लेते हैं, उसका लाइन इंटीग्रल उसके उसी वेक्टर फील्ड के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। ये लास्ट थ्योरम निकल आया।
ये तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट थ्योरम के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो और हमारी कुछ थ्योरम पढ़ी हैं, जैसे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे और ग्रीन थ्योरम पढ़ेंगे। ये कुछ वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।